हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल्फ असेसमेंट पेपर 1 सोशल साइंस है, ये क्लास 10th जो अनसॉल्व है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर क्वेश्चन विजिबल ना हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप मेरे टेलीग्राम पेज @Alex कोचिंग क्लासेस पर विजिट कीजिए, वहाँ आपको PDF मिल जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है मैच द फॉलोइंग। हमें मैच करना है। ये सारी चीज गिवन है, ऑप्शन 1 2 3 4 और उसके ऑप्शन भी गिवन है ABCD। हमें जस्ट क्या करना है तो मैच कर देना है। तो चलिए पहला देखते हैं। कह रहा है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था उसमें महात्मा गांधी जी, आप सबने राष्ट्र नाम सुना होगा, हमारा राष्ट्रपिता। सो महात्मा गांधी जी से रिलेटेड है। तो सेकंड राउंड टेबल जो है वो महात्मा गांधी जी, आपको मैच कर देना है। ऑप्शन बी। दूसरा कह रहा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो है बच्चों, ये रिलेटेड है चंद्रशेखर आज़ाद से। सो ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये जो है NM जोशी जी। और स्वदेशी मूवमेंट ट्राई कलर डिजाइन इन बंगाल। तो ये हमारा मैचिंग था कुछ इस टाइप से। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। कर रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861। सो ये विक्टर इमैनुअल सेकंड जो था ये प्रोक्लेम किए थे 1861 में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द एक्ट ऑफ यूनियन 1707। सो यूनियन एक्ट 1707 के तहत ये जो आप देख रहे हैं द रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये गलत है। ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी सब सही है। बात आ रही है समझ में? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हु रोड द बुक हिंद स्वराज। सो हिंद स्वराज के जो लेखक हैं वो महात्मा गांधी हैं। सो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है रिसोर्सेज दैट आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड आर कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्सेज। ऐसा रिसोर्सेज जो अवेलेबल हो लेकिन उसे यूज ना किया जाए उसे हम पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। रेहन डैम इज लोकेटेड इन ऑन रिवर रेहन, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर। ऑप्शन जो है बच्चों वो बी करेक्ट है। नेक्स्ट कहना इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ओवरग्रेजिंग द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन। तो इसका आंसर है हरियाणा। ऑप्शन सी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्पाइट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन द एविल ऑफ डैश हैज नॉट इंडेड कंप्लीटली। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोहिबिट है, उसके बाद भी आज तक कंप्लीट नहीं हुआ, आज तक खत्म नहीं हुआ, वो है अनटचेबिलिटी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट द जेंडर डिवीजन इज नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी बट इट इज सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइप। हमारा जेंडर डिवीजन जो है वो बायोलॉजी पर बेस्ड नहीं है लेकिन हमारा सोशल एक्सपेक्टेशन और स्टीरियोटाइप थिंकिंग है। सो ऑप्शन आएगा ए, ऑप्शन ए स्टीरियोटाइप। नेक्स्ट क्या है लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द ऑप्शन विच बेस्ट सिग्निफाई द कार्टून। इस कार्टून को जो सिग्निफाई कर रहा हो तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है पावर ऑफ स्टेट्स, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और यहाँ पे अलग अलग स्टेट के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है यूपी, ये सारे अलग अलग स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो आपको ऑप्शन देख करके टिक करना है। तो ऑप्शन देखिए क्या रहा है, इसका ऑप्शन होगा द स्टेट रिप्रेजेंटेटिव आर बिगिंग बिफोर द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्या रहा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो जो MNCs होते हैं वो अगर अलग कंट्री में मल्टीनेशनल कंपनी जो इन्वेस्टमेंट करती है, एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन MNCs। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है एज कंपेयर टू डैश बैंक ऑफर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। एज कंपेयर टू डिपॉजिट, एज कंपेयर टू डिपॉजिट्स बैंक ऑफर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स। How many component does any political party have? So any political party have two component,
जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव, दो होते हैं बच्चों। सो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है देयर आर टू स्टेटमेंट मार्क एज एजर्सन एंड रीजन, मार्क योर आंसर एज पर द कोड प्रोवाइडेड बिलो। ये आप सबको पता होगा, साइंस में भी आता है, मैथ में भी आता है कि ऑप्शन ए तभी होगा जब एजर्सन रीजन दोनों करेक्ट होगा और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा होगा एजर्सन को। ऑप्शन बी होता है यदि एजर्सन और रीजन दोनों सही हो बट रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो। ऑप्शन सी एजर्सन ट्रू बट रीजन इज रॉन्ग, और ऑप्शन डी होता है जब आपका एजर्सन रॉन्ग होता है बट रीजन ट्रू होता है। सो क्वेश्चन नंबर 14 अगर आप चेक करोगे तो कह रहा है बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन रसिया, रॉन्ग है। बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री ऑफ यूरोप, तो एजर्सन रॉन्ग हो गया। और रीजन क्या रहा है इट्स शेयर बाउंड्री विथ फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग, तो एजर्सन रॉन्ग है, रीजन ट्रू है। सो ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों, डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका विच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। सो श्रीलंका का जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है सिंहाला, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाय, किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट होता है वो इट्स पर कैपिटा इनकम से डिफाइन किया जाता है। इंडिविजुअल का क्या इनकम है उस पर डिफाइंड होता है। सो आप इसको टिक करोगे इट्स पर कैपिटा इनकम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है नॉर्मली योर मनी कैन नॉट बी बाय पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट और इंश्योर यू दैट यू गेट अनएडल्टरेटेड मेडिसिन। दूसरा रीजन है मनी में also not be able to protect you from the infection diseases unless the whole of your community takes preventive steps। so बच्चों ये दोनों सही है, मनी से ना तो हम पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट खरीद सकते हैं, ठीक है, और ना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, एजर्सन है नॉर्मली योर मनी कैन नॉट बाय यू अ पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट और इंश्योर यू दैट यू गेट अनएडल्टरेटेड मेडिसिन, और रीजन क्या रहा है मनी में ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेज अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक प्रिवेंटिव स्टेप्स। सो बच्चों यहाँ दोनों चीज़ सही है, एजर्सन भी सही है और रीजन भी सही है। मनी से जो है नॉर्मली हम पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकते और ना ही मनी हमें इन्फेक्शन डिजीजेज जो है उससे रोक सकता है। ये दोनों सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं है, एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, the loans extended by which of the following institution come under the category of the formal sector loan। so कोई कोऑपरेटिव सेक्टर से अगर आप लोन लेते हैं तो वो फॉर्मल सेक्टर लोन कहलाता है, ठीक है। सो कोऑपरेटिव यहाँ जो आप देख रहे हैं ऑप्शन ए ये सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, करें सपोज देयर आर 4 फैमिलीज इन योर लोकेलिटी, द एवरेज पर कैपिटा इनकम ऑफ whom is 10,000, if the income of the 3 families are 1,000, 8,000 and 14,000 respectively, what would be the income of the 4th family। so देखिए आप सबने मैथ में एवरेज निकालना सीखा होगा, हम लेट कर लेते हैं कि 4th फैमिली जो है उसका इनकम x है, तो बच्चों एवरेज कैसे निकलता है 6,000 प्लस 8,000 प्लस 14,000 प्लस x, 4th फैमिली का हमने x लेट कर लिया सपोज करो, तो प्लस x बाई 4 इज इक्वल्स टू कितना है 10,000। अब यहाँ से आप क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो 6 प्लस 8 14 प्लस 14 28, सो 28,000 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 10 4 जा 40,000 हो गए बच्चे। अब क्या करना है हमें एक्स का वैल्यू निकालना है, सो एक्स विल बी 40,000 माइनस 28,000। अब आप माइनस कर दोगे तो माइनस करने के बाद जो है वो आएगा 12,000 रुपीज़, यही आपका आंसर है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, तो ऑप्शन सी को आप टिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है लक्ष्मी ओनिंग अबाउट 3 हेक्टेयर्स ऑफ अनइरिगेटेड लैंड डिपेंडेंट ओनली ऑन रेन एंड ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक जौर एंड अरहर। ऑल 7 members of her family work in the field throughout the year. You will see that everyone is working and none remains idle, but in actual fact their labor effort get divided, each one is going some work but no one is fully employment। Analyze the information given below and consider one of the following correct option। तो देखिए यहाँ पर बच्चों क्या हो रहा है
कि वो तो सारे लोग लगे हुए हैं, फैमिली काम कर रहे हैं, ठीक है, तो लेकिन उतने लोगों की ज़रूरत है नहीं वहाँ पर काम करने के लिए, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं डिक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट। जहाँ पे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत ना हो लेकिन एम्प्लॉयमेंट है नहीं, तो उसी में हम सब अगर काम करते रहें तो वह बोलते हैं डिक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और सब क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी है। तो ये दोनों सही है। तो इस केस में जो है आप लिखेंगे ऑप्शन डी। कौन सा? ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। बोथ ऑफ ए एंड बी लिखा है, तो आप ऑप्शन डी को करेक्ट करेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ पोटैटो बिकम द स्टेपल डाइट ऑफ द यूरोपियन। पोटैटो जो है सबसे पहले क्या हुआ था बच्चों कि वो एक तो ईजिली जो है अवेलेबल होता है, ईजिली उसको हम ग्रो करवा सकते हैं, ईजिली क्रॉप अवेलेबल हो जाता है। दूसरा क्या हुआ था यूरोप में कि एक नए सीड्स, हाइब्रिड सीड आने से, पोटैटो के हाइब्रिड सीड आने से प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गई थी, ठीक है, और इसलिए वो चीपर रेट में अवेलेबल होने लगा। यही वजह है कि पोटैटो जो है यूरोपियन का स्टेपल फूड बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे। ये था हम आपका एमसीक्यूज क्वेश्चन 20 मार्क्स वो कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। अब सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, हाउ पोटैटो बिकम द स्टेपल डाइट ऑफ द यूरोपियन। यूरोपियन का स्टेपल पोटैटो क्यों बन गया? तो बच्चों इसका रीजन ये था कि पोटैटो के नए सीड आ जाने से, ठीक है, और दूसरा कोलंबियन एक्सचेंज की वजह से पोटैटो जो क्या हो गया था, इतना चीपर रेट में अवेलेबल हो गया था, इजीली अवेलेबल हो गया था और चीपर रेट में हो गया था, जिसकी वजह से उसका डिमांड बढ़ गया और वो क्या हो गया कि स्टेपल डाइट बन गया यूरोपियन का। इस आंसर को कुछ आप इस टाइप से लिख सकते हो। ये देखो यहाँ पर लिखा गया है, हमने पहले से पेस्ट कर रखा है लिख के, देखिए। सारा द प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो वाज इंक्रीज ड्यू टू द new seeds and the continuous import of potatoes due to Colombian exchange. Potatoes are in cheaper and available in cheaper rate. This increase their demand and it's become a staple food. समझ में आ रहा है? आप इस टाइप से कुछ आंसर लिख सकते हो। Since the production of potato was increased due to, क्यों इंक्रीज क्यों किया था? तो due to the introduction of new seeds and continuous import of potatoes of Colombian exchange, जिसकी वजह से इजीली एक्सेसिबल था और इजीली जो है अवेलेबल हो गया चीपर रेट में, जिसकी वजह से पोटैटो का डिमांड बढ़ता गया और वो एक स्टेपल फूड बन गया यूरोपियन के लिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट वर कैनल कॉलोनीज। तो कैनल कॉलोनीज जो था बच्चों, कैनल कॉलोनीज रेफर्स रिलेटेड टू irrigated area created in पंजाब अंडर ब्रिटिश राज फॉर कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस। ब्रिटिश के राज में व्हीट और राइस के कल्टीवेशन के लिए, ठीक है, एक एरिया बनाया गया था पंजाब में, ठीक है, जिसको कनाल कॉलोनी के नाम से जाना जाता है, या जिससे कनाल कॉलोनी कहा गया था, कुछ इस टाइप से। तो आप इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं। ये रहा आपका आंसर। अब थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को दिख रहा होगा। कैनल कॉलोनीज रिलेटेड टू इरिगेटेड एरिया क्रिएटेड इन पंजाब अंडर ब्रिटिश राज फॉर कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे क्या होता है? तो किसी भी स्टेट के में जो उस रोड जिससे स्टेट हाईवे हम कहते हैं, वो क्या करेगा, स्टेट के कैपिटल को, उसके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को, और जो मेजर टाउन है, जो छोटे बड़े टाउन्स हैं, शहर हैं, उसको जो रोड जोड़ देता है, उसे हम स्टेट हाईवे कहते हैं। बात आ रही है समझ में? तो यहाँ भी वही चीज़ लिखा गया है, दे आर रोड्स दैट कनेक्ट द कैपिटल सिटी ऑफ स्टेट विथ इट्स डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, मेजर टाउन एंड अदर हाईवेज। दिस इज नोन एज स्टेट हाईवे। चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था
क्वेश्चन है, नेम द 3 अलायंस विच कंसिस्टेड द इलेक्शन ऑफ 2004 इन इंडिया। 2004 में इंडिया में इलेक्शन में कौन से 3 अलायंस हुए थे? तो बच्चों ये है, पहला द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, दूसरा द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस और तीसरा लेफ्ट फ्रंट। ये 3 जो है मेजर अलायंस था 2004 के इलेक्शन के। नेक्स्ट है, व्हाट इज ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो क्या होता है? तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो होता है बच्चों रेशियो ऑफ टोटल इनरोलमेंट डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट एज। मतलब सपोज करो कि इस 5 to 10 ईयर के बच्चों का जो इनरोलमेंट होगा वो बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ 5 to 10 ईयर चिल्ड्रेन आर नोन एज इनरोलमेंट रेशियो, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। बात आ रही है समझ में? ये देखिए यहाँ भी ऐसे कुछ ऐसा ही लिखा गया है कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इज यूज्ड इन एजुकेशन सेक्टर। ये एजुकेशन सेक्टर में यूज किया जाता है। इट इज एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन at various grade level and the actual population of the children in that age। so कुछ इस टाइप से भी आप आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन सी आ गया, शॉर्ट आंसर 3 मार्क्स क्वेश्चन है बच्चों। ये पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना 1815 ऑन द यूरोपियन पीपल, राइट एनी 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स लिखना है कि वियना ट्रीटी ऑफ वियना पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है ना? सो आप आंसर कुछ इस टाइप से लिख सकते हो, यूरोपियन पीपल के पर क्या पड़ा इम्पैक्ट। तो पहला लिखा है, द बॉर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड टू पावर इन फ्रांस। बॉर्बन डायनेस्टी जो था वो अपना पावर वापस से रिस्टोर किया फ्रांस में। दूसरा, फ्रांस ऑल्सो लॉस्ट ऑल द टेरिटरीज इन इट हैड गेन्ड अंडर नेपोलियन। और तीसरा है, अ नंबर ऑफ स्टेट्स वर सेट अप शेयरिंग बाउंड्रीज विथ फ्रांस इन ऑर्डर टू चेक फ्यूचर फ्रेंच एक्सपांसन। ये 3 इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट था ट्रीटी ऑफ वियना के। किसके ऊपर? यूरोपियन लोगों के ऊपर। इसको भी कलर चेंज कर देते हैं सो दैट कि आपको क्लियर विजुअल हो, कुछ इस टाइप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इवेंट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन विच इन्फ्लुएंस द पीपल बिलोंगिंग टू अदर पार्ट ऑफ द यूरोप। कह रहा है कि बताइए फ्रेंच रिवॉल्यूशन का अदर पार्ट ऑफ द यूरोप, जो अदर यूरोप के अदर पार्ट में लोग रह रहे हैं उसके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस किया। तो सबसे पहले जो उन्होंने ये इन्फ्लुएंस क्या किया इसके बारे में लिखोगे आप। तो लिखा है, इट पुट एन एंड ऑफ द फेडरल सिस्टम, डिसबैंड अ किंगडम एंड इट्स मोनार्ची एंड एस्टेब्लिश सिविल लॉ एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पीपल अंडर गवर्नेंस। ये क्या किया फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से क्या हुआ, ये जो पहले थे कि जो एम्पायर है उसके ही बेटा जो है, जो राजा है राजा का बेटा ही राजा बनेगा, कुछ इस टाइप का जो मोनार्ची था, कुछ इस टाइप का जो रूल एंड रेगुलेशन था। मोनार्ची था नहीं, एक ही लोग जो है रूल करेंगे या एक ही कोई पार्टी रूल करेगी, ये सारा चीज़ खत्म हो गया। सिविल लॉ बन गया और हर एक इंसान जो है क्या करेगा, गवर्नमेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, ये इम्पैक्ट आया था यूरोप के बाहर के लोगों को, ये इन्फ्लुएंस किया था कौन सा, रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रेंच कह सकते हैं उसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ आर 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो देखो इंडियन इकोनॉमी के जो 3 सेक्टर है बच्चों, वो पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, जहां पर हम नेचुरल एक्सप्लोरेशन से जो प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उसे हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। जैसे हमारा एग्रीकल्चर हो गया, जहाँ पे हम क्रॉप खेती बाड़ी करते हैं, क्रॉप डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप उगाते हैं। ठीक है, हॉर्टिकल्चर हो गया जहाँ पे फ्रूट और वेजिटेबल्स। ठीक है, फिर फिशेस है, मछली फिश फार्मिंग, माइनिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है,
जो हमारा प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, गुड्स बनाते हैं, कैसे? प्राइमरी सेक्टर को यूज करके, ठीक है ना। इसका मतलब ये कि सेकेंडरी सेक्टर जो है टोटली डिपेंडेंट है ऑन प्राइमरी सेक्टर फॉर देयर रॉ मटेरियल्स, ठीक है। इसी को हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। और जो प्राइमरी सेक्टर है इसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कह सकते हैं। तीसरा है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर क्या होता है? जहां पर हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। टर्शरी मीन्स सर्विस। अब जो आपने प्रोडक्शन किया है, सर्विस प्रोवाइड करना मतलब जो चीज़ हमने बनाया है उसको ट्रांसपोर्ट करना, स्टोर करना, मार्केटिंग करना उसे, ठीक है, मार्केट में ले जाना, सेल्स करना, दीज ऑल आर टर्शरी सेक्टर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा नेचुरल गैस इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी सपोर्ट द स्टेटमेंट। नेचुरल गैस जो है, इसको भी बच्चों कलर चेंज कर देते हैं सो दैट कि आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा विजिबिलिटी आए। यस, अब देखिए विजिबल है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख सकते हो, समझ गए हैं तो आप खुद से भी बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मैं बता रहा था, नेचुरल गैस जो है इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, कैसे? तो देखिए उससे पहले शायद कोई क्वेश्चन छूट गया। व्हाई डू डिफरेंट, यस, क्वेश्चन नंबर 27, व्हाई डू डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नोटेशंस ऑफ डेवलपमेंट गोल। कह रहा है कि हर एक इंडिविजुअल जो होता है उसका डिफरेंट गोल होता है, ठीक है, और कन्फ्लिक्ट करता है उन लोगों का आपस में जो थिंकिंग है फॉर डेवलपमेंट गोल के लिए। क्यों? तो देखिए जितने भी लोग होते हैं, जो इंडिविजुअल होता है, सबका अपना अपना नीड्स है, अपना अपना डिजायर है, अपना अपना लिविंग स्टाइल है, ठीक है, और सब एक दूसरे से अलग हैं, ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ऐसे ही सोशल और कल्चरल की बात कर ले तो सब जो है सबका कल्चर अलग अलग है, ठीक है, पोजीशन अलग है, इकोनॉमिकल पोजीशन अलग अलग है, कोई पैसा में अमीर है, कोई मीडियम फैमिली है, कोई पुअर फैमिली है, कुछ इस टाइप से। तो यही वजह है कि इन सबका जो है डिफरेंट होता है डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है ना। इसको आप इस टाइप से लिख सकते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आंसर लिखा गया है ऑलरेडी पहले से। ये देखिए मैंने कलर चेंज कर दिया फॉर बेटर विजिबिलिटी। यस, देखिए डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल फॉर डेवलपमेंट एज देयर नीड, डिजायर, लिविंग स्टाइल डिफर फ्रॉम ईच अदर। ऑल्सो द सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिकल पोजिशन ऑफ द पीपल वायरी विच रिजल्ट इन डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि नेचुरल गैस इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी सपोर्ट योर स्टेटमेंट। तो नेचुरल गैस जो है बच्चों वो क्लीनर फ्यूल होता है, लेस हार्मफुल होता है। नेचुरल गैस को जलाने से स्मोक ज़्यादा नहीं आता, ठीक है, लेस स्मोक आता है एज कंपेयर टू अदर फ्यूल लाइक कोल, पेट्रोल, डीजल एट्सेट्रा, ठीक है। इसके अलावा इसको जलाने के बाद बहुत ही कम अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन होता है, बहुत कम, ना के बराबर कह सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात और क्या है, इसे हम इजीली स्टोर कर सकते हैं और पाइपलाइन के द्वारा ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये इस गैस को इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है, नेचुरल गैस को, ठीक है। यही सब वजह है। आप आंसर कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं। यहाँ पर आंसर आप देख पा रहे होंगे मेरे स्क्रीन पर, ये देखिए। Natural gas is a cleaner fuel. It is less harmful to the environment than coal, petrol and diesel as it has less carbon dioxide emission. It can be easily stored and transferred through pipeline. It is relatively more abundant than other fossil fuel, that is coal and petroleum. चलिए नेक्स्ट कह रहा है हाउ आर पॉलिटिकल पार्टीज रिकॉग्नाइज रीजनल एंड नेशनल पार्टीज इन इंडिया। कह रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी या फिर रीजनल पार्टी कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो कहता है ये इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि किसी पार्टी को नेशनल या फिर रीजनल रिकॉग्नाइज करना। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। पहला क्राइटेरिया क्या है, द पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर वो एटलीस्ट 6% टोटल वोट का 6% अगर स्टोर करता है ऑफ अ स्टेट एंड विन्स एटलीस्ट 2 सीट, और कम से कम 2 सीट जीतता है, देन दे आर कॉल्ड स्टेट पार्टी। तो उसे स्टेट पार्टी कहा जाता है, ठीक है। और अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन द लोकसभा इलेक्शन। और कोई पार्टी अगर लोकसभा इलेक्शन में 6% टोटल वोट का 6% वोट पाता है
एंड 4 स्टेट एंड विंस एटलीस्ट 4 सीट इन द लोकसभा, और एटलीस्ट 4 सीट जो है लोकसभा का जीतता है, देन उसे नेशनल पार्टी कहा जाता है। ठीक है, देन उसे नेशनल पार्टी का टैग दिया जाता है। ठीक है, सो इस टाइप से इस क्वेश्चन का आप आंसर लिख सकते थे। ये कुछ क्राइटेरिया होता है नेशनल और रीजनल पार्टी के लिए, जो यहाँ पर हमने लिखा है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्लियर। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।